हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका। शत्रुपा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शत्रुपा जी, बहुत स्वागत आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। जेबा खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। जेबा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी, महिला शक्ति आज हमारे साथ दिख रही हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब अगर देखें तो ऑलमोस्ट 90% वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ 10% सीटों पर अब वोटिंग होनी बाकी है। क्या देख रहे हैं अभी तक के वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए, अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए? 7वें चरण के बाद जीत किसकी? देखिए अभिषेक जी, अगर मैं ओवरऑल सारे के सारे चुनावों का विश्लेषण करूं और जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से 6 चरणों के जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अगर इन सीटों का हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 का जो इसका प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसका कारण आप कहेंगे तो उसका कारण भी मैं आपको बता सकता हूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चुनावों से पहले, यानी कि सब आपको ये सिलसिला आपको पिछले 1-1.5 वर्ष से समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1-1.5 वर्षों से अपना कार्यशैली, अपनी राजनीतिक संस्कृति को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया है, जनता तक अब अपनी बातें पहुंचाने में ये कामयाब रहे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, उनके अंदर 3 राज्यों के अंदर बम्पर बहुमत लेकर के 3 राज्यों में सरकार बनाई। और ये एक मोमेंटम था जो कहीं ना कहीं चुनावों से पहले पूरी तरह, आप ये समझ लीजिए, विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे लड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन चुनावों के दौरान जब ये वोटिंग परसेंटेज गिरा तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए विपक्ष के अंदर सहसा एक ऊर्जा और एक जिसको कहते हैं जान आ गई। और उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट महसूस करने लग गई। लेकिन दूसरे चरण के बाद में भी मतदान प्रतिशत कम ही रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 2019 के चुनावों से के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम रहा। लेकिन 2014 के चुनावों का अगर हम देखें तो लगभग 2014 के चुनावों के मतदान प्रतिशत के करीब करीब वो आ गया, 1-8% ऊपर नीचे। तो इस चीज को लेकर के अगर हम बात करें 2019 के आंकड़ों को देखें तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अभिषेक जी की जो मतदान प्रतिशत गिरा है, तो इसके अंदर मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीत करके आई थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है मार्जिन की कमी रह जाए। यानी कि जिन सीटों को 50,000 से, जिन सीटों को 20,000 से जीत के आई थी, फिर उनमें क्या स्थिति होगी? हाँ, उनके अंदर मैं बता रहा हूं, ऐसी मैं लगभग समझ लीजिए मैं 30 से 35 सीटों का मैं आकलन कर रहा हूं, जिनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं फिसली भी तो 30 से 35 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की फिसलने की संभावना है। तो उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आंध्रा के अंदर इस बार जगन मोहन रेड्डी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और टीडीपी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 8 सीटों पे आंध्रा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 सीटें आंध्रा में बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 सीटें तेलंगाना में बढ़ा सकते हैं। पिछली बारी 4 लेके आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस तरीके से यानी आपको लगता है कि जो हिंदी पट्टी से अगर नुकसान होता है तो उसकी व्यवस्था बीजेपी ने, चाहे तटीय राज्य हो या फिर दक्षिण भारत से, व्यवस्था की है बीजेपी ने। निरंजन जी, क्या ये एक बड़ी हकीकत रही कि अगर जो शुरुआत हुई थी INDIA अलायंस की, जिसकी नींव नीतीश कुमार बिहार के सीएम ने रखी, अगर उसी तरीके से इंडिया अलायंस आगे बढ़ता तब शायद आपको लगता कि चुनौतियां ज्यादा होती बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए? निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं, पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल ये जुलाई 2023 के अंदर शायद इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बनना स्टार्ट हो गया था। जून के बाद में पटना में जून में बैठक हुई थी जी, पटना में जून में बैठक हुई थी, संभवतः 23 जून को। हाँ, पटना में जून में बैठक हुई थी। उसके बाद में जुलाई के अंदर ये प्रारूप ले चुका था ये। तो देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से उस टाइम इंडिया गठबंधन का जो एक स्वरूप बन रहा था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस माहौल में और जिस सोच के साथ ये बनाया जा रहा था, लेकिन वास्तव में ये हुआ कि आपने देखा होगा कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए
तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कुछ राजनीतिक पंडित या यूं कहें कुछ बड़े यूट्यूबर पत्रकार, जिनकी कांग्रेस के, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिनकी प्रामाणिकता ज्यादा है, कांग्रेस वाले उनकी बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उन लोगों ने शायद ये चीज समझा दी होगी कि आप 5 राज्यों के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि राजस्थान की सरकार आप रिपीट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी रिपीट हो ही रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार बदलने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने उस टाइम जो विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों के, उन चुनावों के चक्कर में इस इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं महत्व नहीं दिया, और 4 महीने एक तरह की आप इसको डब्बे में पैक रही। और उसके बाद में इनको ऐसा लग रहा था कि चुनाव परिणाम जब हमारे ज्यादा फेवर में आएंगे तो सारी की सारी पार्टियों के साथ हम बार्गेनिंग पावर हमारी तगड़ी हो जाएगी, हम बाकी पार्टियां हमारे साथ जुड़ने के, यानी कहने का मतलब हमारा सिक्का ऊपर रहेगा, बाकी का सिक्का नीचे रहेगा। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच थी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 दिसंबर को जब इनकी उम्मीदों पे तुषारपात हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस आप ये समझिए फर्श पे आ गई। तो जो इंडिया गठबंधन के जो सलाह सहयोगी दल थे, चाहे उसके अंदर ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे महाराष्ट्र वाले हो, चाहे और कई राज्यों के अंदर तो आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी और आरएलडी और छोड़ के ही चले गए, तो लोग बचे भी, तो भी कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को शरणागत करते हुए दिखाई दिया। इन सब के बाद भी निरंजन जी, इन सब के बाद, इन सब परिस्थितियों के बाद भी आज देखिए टीएमसी बंगाल में साथ नहीं है, यूपी में एक सीट पे साथ लड़ रही है, इंडिया अलायंस का वहां कैंडिडेट कहलाता है। इसके बाद आप चले आइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ है, लेकिन आप अगर चले जाते हैं पंजाब में तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये चीज भी तो जनता को कंफ्यूज ही करेगी। इसमें अभिषेक जी आप एक चीज और देखेंगे कि आप जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन तो है, लेकिन की कहानी वो है कि दोस्ती खर्चा अपना अपना, यानी कि गठबंधन इस स्तर के ऊपर है कि आज के, और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो मेरा सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है वो मेरा आज दोस्त है। इस स्थिति के अंदर ऐसी स्थिति होगी कि आपने देखा होगा भी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया जिसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, और सवाल क्या था कि एक ही समय में 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, एक मुख्यमंत्री जो अपर कास्ट से आता है उसको जमानत मिल गई, और जो आदिवासी समाज से आता है वो उसको जमानत नहीं मिली। यानी कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आप समझिए अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के ऊपर भी सवाल उठा दिया। और एक चीज और है महत्वपूर्ण, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर एक भी सभा के अंदर किसी भी मंच के ऊपर राहुल जी और केजरीवाल जी का कोई साझा कार्यक्रम आपने नहीं देखा होगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब जाते हैं तो चाहे रोड शो हो, चाहे रैली हो, चाहे किसी भी मंच के ऊपर अखिलेश जी और राहुल जी, 2 युवाओं की जोड़ी आपको अर्थ में दिखाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो इनका गठबंधन है, यहाँ दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले। और ये कल चुनावों के समय भी जब हम दिल्ली में राहुल गांधी की रैली थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साथ दिखेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। क्या ये वाकई स्थिति है कि विकल्प नहीं है? निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विकल्प है उसके अनुपात में लोग नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए तमाम बातें हो रही हैं, कहने को किसी को कोई मेरी बात बुरी भी लगती है, लेकिन जैसे अभी मंच साझा करने की बात हो रही थी राहुल जी की और केजरीवाल जी की, तो ये जिस तरीके से कह रहे मंच साझा करें नहीं करें, अरे भाई जो आपके बयान होते हैं, आपकी जो चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है राजनीति के अंदर अभिषेक जी, सारी चीजें मुंह से नहीं कही जाती, बहुत सारी चीजें हैं जो वो एक मैसेजिंग होती है। आपने देखा होगा कि जिस रामलीला मैदान के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली होती है और पूरी इंडिया गठबंधन उसके अंदर शामिल होता है, और वहां अरविंद केजरीवाल की सेंटर में एक फोटो लगाई जाती है, लेकिन ठीक रैली यानी कि रैली से ठीक पहले उस फोटो को हटवा दिया जाता है। इससे क्या मैसेज गया जनता की? इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बोला कि राहुल ने जिस तरीके से कहा कि भाई एक बार में गिरफ्तार हुए, एक मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई और एक मुख्यमंत्री आज भी जेल में, तो कहने का तात्पर्य इसका क्या मैसेज निकालेंगे? और नई बात जो तरीके की जा रही है, मुझे एक चीज बताइए, 4 महीने पहले या दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 3 दिसंबर, अभी 4 महीने पहले जिस से 5 राज्यों के चुनाव हुआ है, क्या जो राजस्थान की 6 करोड़ जनता ने वोट दिए तो वो भारतीय जनता नहीं होगी?
जो छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिए वो क्या वो भारतीय जनता नहीं है? जो मध्य प्रदेश के अंदर जो 8 करोड़ लोगों ने वोट दिए क्या वो भारतीय जनता नहीं है? नहीं, बहुत सारी चीजें आप कहने का निरंजन जी एक तात्पर्य देखेंगे, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा जाता है कि आप कांग्रेस को क्या ईमानदार पार्टी मानते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये चीजें तो नेशनल लेवल पे चीजें आ रही हैं। अब पहले जैसी स्थिति है नहीं, सोशल मीडिया पे चीजें आज बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जा रही हैं। तो वो मैसेजिंग जो है, वो मैसेजिंग जनता तक क्या ये अलायंस नहीं दे पाया उस तरीके से? निश्चित रूप से देखिए, इसके अलावा कल आप देखा होगा करणजीत सिंह चन्नी ने किस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की वहां पे छिलके उतारे। अगर मान लीजिए उन चीजों के ऊपर ऐसी चीजें होती है जनता के अंदर। और एक चीज और बताऊं अभिषेक जी, हम लोग यहाँ पे जो टीवी के ऊपर बोलते हैं, चाहे आप एंकर बोलते हैं, चाहे प्रवक्ता बोलते हैं, चाहे एनालिस्ट बोलते हैं, पैनलिस्ट बोलते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं जनता उसको शब्द सहित इनको स्वीकार कर लेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आदमी फील्ड में जाता है, जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ और जनता के बीच में जब जाकर के मैं बैठता हूँ और जब वहां पे भाषण नहीं देता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। आप ये चीज समझिएगा, अगर आप वहां जाकर भाषण देना चालू करेंगे, जनता चुपचाप आपको सुन लेगी, आपको लगेगा कि जो मैंने बोला वो इनको समझ में आ गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप के मन की कहलवाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि गांव देहात के अंदर एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो आज तक आपको लगेगा कि शायद हो सकता है विद्यालय गया हो या नहीं गया हो, लेकिन वो भी राजनीति की इतनी बारीकी और इतनी पैनी जानकारी रखता है और इतना सटीक विश्लेषण करता है कि आप और हम सोच नहीं सकते कि भाई हम लोग जो जिस ये फील्ड सच्चाई में है हम। हाँ, और एक तो और सवाल ये मेरा सोचिए आपसे कि निरंजन हमको जी क्या ये रहेगा क्या कि जनता ने क्या बांट दिया। क्या एक चेहरा वो भी इंडिया अलायंस नहीं दे पाया, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि मोदी के सामने कौन होगा चेहरा। तो पीएम फेस को लेकर के भी स्थिति क्लियर नहीं है इंडिया अलायंस में, ये भी क्या मुश्किलें पैदा कर रहा है इंडिया अलायंस का? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ, निश्चित रूप से आपने इसके अलावा भी आपने एक चीज और देखी होगी। अभी एक पत्रकार ने राहुल जी से पूछा, जब वो हेलीकॉप्टर के सवार हो रहे थे, तो उस पत्रकार ने पूछा कि आपने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि क्या आपकी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये क्या मैनिफेस्टो एज इट इज लागू कर देंगे, और लागू कर देंगे तो ये कब से लागू कर देंगे? राहुल जी ने कहा कि पहले सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद में हम जब हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन बैठ करके और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि सबको मिलाकर के एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को इंडिया गठबंधन लागू करेगा। उनको पूछा गया है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, कहते वो इंडिया गठबंधन तय करेगा। आप मुझे एक बात बताइए अभिषेक, जनता इस चीज को समझती नहीं है कि जब आप गठबंधन बनाने के बाद में अगर आप एक मैनिफेस्टो यानी कॉमन मिनिमम मैनिफेस्टो अगर आप बनाते हैं, तो आज जो आपने मैनिफेस्टो किया की क्या कीमत रह गई, यानी कि उसका मूल्य क्या रह गया। तो ये सारी चीजें हैं और निश्चित रूप से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, 10, 12, 15 वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो तमाम राज्यों के अंदर जनता का 10 सेकंड में पूरा करता हूँ, तमाम राज्यों के अंदर जनता का एक जनादेश जो होता है, वो चाहे इस पार्टी को दे चाहे उस पार्टी को, पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे, रंगड़ी और सरकार जनता ने मेरे हिसाब से देने वाला संस्कृति को बदल दिया है। ठीक है जेबा जी, निरंजन जी। निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, अगर प्रतिस्पर्धी अगर मजबूत होता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए प्रतिस्पर्धा के अंदर मजा आता है। चाहे आप किसी भी खेल के अंदर देख लीजिए, चाहे राजनीति में देख लीजिए, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभिषेक जी देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हम सौगंध या शपथ तो हम 100 खा रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले जो 100 शपथ खाई थी उसके अंदर कितनी पे हम सही उतरे, कितनी पे हम गलत उतरे, ये भी जितना मूल्यांकन। तो वो मूल्यांकन अब जनता कर रही है और इस बार जनता कर देगी। देखना दिलचस्प होगा कि 4 को स्थिति क्या होती है। फिलहाल सर इतना ही समय है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।